अभी देखो बजट में इतना सारा जो लिखा हुआ है। पहली चीज हमें ये समझना है कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है बजट में कि क्या मनी बिल है, फाइनेंस बिल है, फाइनेंस बिल वन है, फाइनेंस बिल टू है। ठीक है, तो सीधा मैंने कॉन्स्टिट्यूशन से जो लिखा हुआ है, ज्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं है, इसलिए डायरेक्टली इससे कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ले लिया। ठीक है, आर्टिकल 110 की बात हो रही है इसमें। फॉर द पर्पस ऑफ द बिल शैल बी डीम्ड टू बी मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली द प्रोविजंस डीलिंग विद ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। अब ये मैटर्स क्या है? इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रेमिशन, ऑल्टरेशन और रेगुलेशन, यानी टैक्स से रिलेटेड कुछ भी जो है वो मनी बिल का पार्ट होगा। ठीक है, ऐसे याद से टैक्स मतलब जो भी पैसा आएगा गवर्नमेंट के पास टैक्सेशन के थ्रू, उससे जो भी चीजें डील कर रही होंगी, उसको अबॉलिश करना है, बढ़ाना है, घटाना है, जो भी चीजें करनी है, जो भी उसके लिए लॉ बनेगा वो मनी बिल में काउंट होगा। ठीक। और दूसरा क्या? द रेगुलेशन ऑफ द बोरोइंग ऑफ मनी और गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक। बोरोइंग जो भी पैसे हम लेंगे, लोन लेंगे किसी से भी, और बदले में जो भी हम गारंटी देंगे। ठीक है, बॉन्ड्स में क्या करते हैं, हम गारंटी तो देते हैं, डॉक्यूमेंट साइन करके देते हैं, ये गारंटी है कि आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। तो वो जो गारंटी होगी वो भी मनी बिल में आएगा। गारंटी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी देखेंगे वोट ऑन अकाउंट और कैसे चार्ज अपॉन और वोट ऑन अकाउंट, ये क्या डिफरेंट चीजें होती हैं। गारंटी इसलिए मनी बिल में काउंट होती है। तो इसमें कोई भी अमेंडमेंट्स होंगे, जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, लोन से रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होगी वो भी मनी बिल में काउंट होगी। तीसरा क्या? द कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। और उसमें से जो भी कोई मनी इसमें जा रही है, यानी दो फंड्स की बात हो रही है इसमें, पब्लिक अकाउंट की बात नहीं हुई है मनी बिल में। ठीक है, ये याद रखना। कंसोलिडेटेड फंड और कंटिजेंसी फंड की बात हुई है, द कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड और द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। इसमें से जो भी मनी जाएगी आएगी वो मनी बिल में। अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी की कस्टडी, उसमें से जो भी मनी आना है अप्रोप्रिएशन हो गया। द डिक्लेयरिंग ऑफ एनी एक्सपेंडिचर टू बी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन दी कंसोल, चार्ज जो जिसपे वोट नहीं होता उसे क्या कहते हैं हम? एक्सपेंडिचर इज हैज बीन चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसके लिए अप्रूवल की, पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं है, जो डायरेक्टली कंसोलिडेटेड फंड से निकाला जा सकता है, उसे चार्ज एक्सपेंडिचर कहते हैं। द रिसिप्ट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और अब इसमें से, अब उसमें देखो कस्टडी जो है मनी बिल में है, लेकिन जो रिसिप्ट ऑफ मनी होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट होगा, उसकी जो ऑडिट है वो भी, उसकी ऑडिट की बात हो रही है इसमें। ठीक है, ऑडिट भी मनी अकाउंट का, मनी बिल का पार्ट होगा। और बाकी इससे जो मैटर रिलेटेड होंगे वो उन्हें कहते हैं इंसिडेंटल टू देयर ऑफ। ठीक है, तो मनी बिल जो भी इससे रिलेटेड चीजें होंगी वो मनी बिल का पार्ट होगी। पार्ट क्लास टू भी यही कह रहा है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि मनी बिल डिसाइड कौन करेगा? स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। और हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा के जो स्पीकर हैं, उसकी जो डिसीजन होगा वो इस पे फाइनल होगा। ही विल डिसाइड कि कौन सा बिल मनी बिल है, कौन सा बिल मनी बिल नहीं। ठीक है, तो जब भी इसे राज्यसभा में ट्रांसमिट करेंगे तो जो अप्रूवल है लोकसभा स्पीकर की वो उसमें रिटर्न में होनी चाहिए कि दिस इज अ मनी बिल। उसके बिना इसे राज्यसभा में ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे। ठीक। अब देखो कंपोनेंट्स ऑफ बजट। जब बजट प्रेजेंट करते हैं तो बजट सिर्फ ऐसे नहीं होता कि मनी बिल एक बिल प्रेजेंट कर रहे हैं। बजट के साथ साथ बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बिल्स होते हैं साथ में। बजट एक्चुअल में है क्या? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक वर्ड में कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, उसे बजट बोलते हैं। इसके कई कंपोनेंट्स हैं। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है सिर्फ एक आर्टिकल 102 का। उसके अलावा दूसरी क्या है? डिमांड फॉर ग्रांट्स। डिमांड फॉर ग्रांट्स क्या होती है? हर मिनिस्ट्री अगर उसको जितनी पैसे की रिक्वायरमेंट है वो अपनी अपनी तरफ से एक बिल प्रेजेंट करेगी। प्रेजेंट वही करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर ही, बट उनके पास हर मिनिस्ट्री की तरफ से डिमांड फॉर ग्रांट होगा, जो अपने कि हमें इस चीज के लिए पैसे चाहिए।
ठीक है, तो वो जो बिल होगा उसे क्या कहते हैं, डिमांड फॉर ग्रांट, वो कवर करते हैं आर्टिकल 113 के अंदर। ठीक। अप्रोप्रिएशन बिल, आर्टिकल 114। अप्रोप्रिएशन बिल मतलब पैसे जो हम मांग रहे हैं जब, ठीक है, कि कंसोलिडेटेड फंड से निकालने हैं हमें जो भी पैसे, तो उसके लिए अप्रोप्रिएशन बिल होता है जिसपे कि अप्रूवल लिया जाएगा सबसे, कि जब अप्रूव करेंगे तभी हम पैसे निकाल पाएंगे। बाकी जो मनी बिल के अलावा जो मैटर्स होंगे वो किस में कवर होंगे, फाइनेंस बिल के अंदर। ठीक है, तो उसमें क्या लिखा हुआ था, आर्टिकल 110 जो मनी बिल हमने पढ़ा था उसके क्लॉज सब क्लॉज ये में कि जो आर्टिकल 110 और एक ही बात हुई, जो भी मनी बिल के अंडर नहीं है वो सारे फाइनेंस बिल के अंडर कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, अब मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द प्रोविजंस ऑफ द फाइनेंस बिल, एक्सप्लेनेशन के लिए क्योंकि डिस्कशन होगा कुछ मैटर्स पे पार्लियामेंट में, तो उनके लिए मेमोरेंडम। बाकी बाद में फिर 2003 FRBM आया था, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बजटरी मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, तो उस एक्ट के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी फाइनेंस मिनिस्टर बजट के साथ प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये तीन चार चीजें हैं FRBM एक्ट की, इन्हें याद नहीं रखना है, बस ये है कि साथ में प्रेजेंट किया जाए। ठीक है यार, एक्सपेंडिचर जो हमारी, अब एक्सपेंडिचर भी बताएंगे अगर हमें आगे अप्रोप्रिएशन चाहिए फ्यूचर के लिए, तो एक्सपेंडिचर बजट वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। फिर रिसीट्स, एक्सपेंडिचर हो गया, बजट की समरी हो गई, हाइलाइट्स और बजट एट अ ग्लांस। बजट एट अ ग्लांस होगा समरी और मेन मेन जो पार्ट्स हैं, क्योंकि सारे मेंबर्स को दिया जाएगा तो सारे मेंबर्स पूरा बजट तो नहीं पढ़ेंगे, एट अ ग्लांस और उसकी समरी ही पढ़ पाएंगे, तो उनके लिए वो शॉर्ट में वो दिया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट चीज क्या गवर्नमेंट के लिए होती है, कि लास्ट में जो हमने स्कीम जो पिछली बार अनाउंस की थी उसका क्या स्टेटस है, कितना खर्च हो चुका है, उनके क्या बेनिफिट्स पहुंचे हैं, अभी उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो जो पिछली बार जो बजट में हमने प्रेजेंट की थी स्कीम्स, उसकी जो डिटेल्स होंगी वो भी एक बजट में साथ में प्रेजेंट की जाएंगी। तो ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं बजट के। आर्टिकल्स कौन कौन से कवर हो गए, देखो 110 है। अब इसी में 109 और 111 भी कैसे हो जाता है कि 109 की प्रेसिडेंट की अप्रूवल से ही प्रेजेंट करेंगे बजट, 109 में क्या रहते हैं, मनी बिल 110 बता रहा है। ठीक है, 110 में ही क्या रहते हैं हम, कि लोकसभा का स्पीकर है वही डिसाइड करेगा कि मनी बिल है या फाइनेंस बिल है। ठीक। और 117 आर्टिकल्स कौन से होते हैं, आर्टिकल 117(1) और 2 वो डिसाइड करते हैं फाइनेंस बिल 1, फाइनेंस बिल 2, दो तरह के फाइनेंस बिल होते हैं। ठीक है, तो वो डेफिनेशन बताते हैं फाइनेंस बिल्स की, ठीक, फाइनेंस बिल कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये तीन तरह के बिल्स हमने देखे हैं, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1, फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2। मनी बिल के हमने फीचर्स देखे, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड, ये तीनों में रिक्वायर्ड होती है अगर हमें प्रेजेंट करना है तो। अगर आपको पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना है तो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन तीनों चीजों में रिक्वायर्ड होती है। यानी कि ओवरऑल जब इसीलिए जब हम बजट प्रेजेंट करते हैं तो प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि बजट में मनी बिल फाइनेंस बिल दोनों होते हैं। ठीक है। अब इसमें पावर ऑफ राज्यसभा जो है वो डिफरेंट होती है, क्योंकि लोग, ये इसमें मनी बिल में राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट, मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकता, वो सिर्फ लोकसभा के पास पावर होती है। बट फाइनेंस बिल 1, फाइनेंस बिल 2 दोनों में राज्यसभा के पास पावर्स होती हैं, इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द फाइनेंशियल बिल। डिसीजन टू डिक्लेयर फाइनेंशियल बिल मनी बिल के लिए जरूरी है। किसी बिल को अगर आपको मनी बिल डिक्लेयर करवाना है तो उसमें उसका लोकसभा स्पीकर का साइन, जैसा कि बताया था राज्यसभा में अगर हम उसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो अप्रूवल विद अ साइन ऑफ लोकसभा स्पीकर इज रिक्वायर्ड। बट फाइनेंशियल अगर आपने डिफाइन नहीं कर रखा उसे मनी बिल, अगर एक फाइनेंशियल बिल है तो उसमें लोकसभा स्पीकर का अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं। ठीक, इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। ठीक, फाइनेंस बिल 1 वो भी इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। बट फाइनेंशियल बिल 2 वही एक बिल है इन तीनों में जो कि लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी में भी इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग जब उसमें लोकसभा राज्यसभा कोई रोल ही नहीं तो ज्वाइंट सिटिंग का कोई रोल नहीं है, बट दोनों में, बाकी दोनों में ज्वाइंट सिटिंग होगी। बाकी इनके आर्टिकल्स हो गए। ठीक है। अब क्या है कि एक
मनी बिल जो है वो फाइनेंस बिल हो सकता है, बट फाइनेंस बिल मनी बिल हो जरूरी है। ठीक है। अब दूसरा एक और प्रोविजन आता है कि ऑर्डिनरी बिल या गवर्नमेंट बिल। गवर्नमेंट बिल का मतलब क्या है? वो सिर्फ एक मिनिस्टर ही प्रेजेंट कर सकता है। ठीक। ऑर्डिनरी बिल कोई भी प्रेजेंट कर सकता है, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कोई भी प्रेजेंट कर सकता है। तो मनी बिल इज अ गवर्नमेंट बिल, उसे कोई मिनिस्टर ही प्रेजेंट कर सकता है, कोई अदर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट नहीं। ठीक। तो ये डिफरेंसेस हो गए इन तीनों में। ठीक। अब जो अकाउंट से हम पैसे निकालते हैं उनको देख लेते हैं कि पैसे कहाँ से निकालते हैं। पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया क्या होता है कि बाकी देखो कंसोलिडेटेड फंड से तो सारी चीजें निकालते हैं। ठीक। पर आर्टिकल 266 है जो अकाउंट्स, जो जितने अकाउंट्स हैं उनको डिफाइन करता है। वन में आ जाता है कंसोलिडेटेड फंड और टू में आता है पब्लिक अकाउंट्स। पब्लिक मनी अदर देन दोज कवर्ड अंडर द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रिसीव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। कौन कौन सी हो गई? बैंक सेविंग्स अकाउंट ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। अगर उन्होंने किसी बैंक में अपना अकाउंट खुलवा रखा है मिनिस्ट्रीज में, तो पब्लिक अकाउंट में। पब्लिक अकाउंट में क्यों? क्योंकि पब्लिक अकाउंट में उनको अप्रूवल की जरूरत नहीं है उससे, क्योंकि एक रेगुलर अकाउंट की तरह है कि जैसे आपके पर्स में पैसा है, ठीक है, आपको किसी खर्चे के लिए पैसा जो रेगुलर चाहिए वो है, तो वो आप तुरंत निकालते रहो, खर्च करते रहो, वैसे ही होता है। नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड, डिफेंस फंड, ये सारे किनके अर्जेंटली रिक्वायर होते हैं? आप अगर पार्लियामेंट के पास जाएंगे तो टाइम लगेगा। ठीक। जो नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, जो डिसइन्वेस्टमेंट का जो भी पैसा आता है वो कंसोलिडेटेड फंड में नहीं जा रहा है, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड जो है पब्लिक अकाउंट्स में होता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है, तो ये थोड़ा याद रखने वाली चीज है कि डिसइन्वेस्टमेंट्स का जो पैसा है वो पब्लिक अकाउंट्स में जाता है, कंसोलिडेटेड फंड में नहीं जा रहा है। ठीक है। कंटीजेंसी फंड का जो पैसा है, नेशनल कैलामिटी कंटीजेंसी फंड, वो भी अभी पब्लिक अकाउंट में जा रहा है। ठीक। क्योंकि अभी उसकी जो बेसिक कंटीजेंसी फंड का क्या है, बेसिक 500 करोड़ की लिमिट है, उतना तक ही रखते हैं इसमें। प्रोविडेंट फंड, पोस्टल इंश्योरेंस और ये जैसे सिमिलर फंड्स हैं जो अ, वापस करने होते हैं। ठीक। वो जो है पब्लिक अकाउंट्स का पार्ट है। अब कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट का डिफरेंस यही समझ लेते हैं। कंसोलिडेटेड फंड जो है वो ऐसा फंड है कि उसमें पार्लियामेंट के पास जाके मांगना पड़ता है कि भैया पैसा हमें दे। पब्लिक अकाउंट्स ऐसा फंड होता है कि जिससे रेगुलर फंड है कि डे टू डे वर्किंग में जो गवर्नमेंट की है, जो चीजें हम, जो हम पैसे जो हम ला चुके हैं उनको रखने के लिए जो जगह है वो पब्लिक अकाउंट है, और जिसको हम रेगुलरली यूज कर सकते हैं। ठीक है। रेगुलर फंक्शन के लिए हम रोज तो पार्लियामेंट नहीं जाएंगे, तो उसके लिए हम पब्लिक अकाउंट का यूज करते हैं। ऑडिटिंग इसकी भी क्या करता है? तो बात है मेन फंड पे। मेन फंड जो है वो है कंसोलिडेटेड फंड का, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है। आर्टिकल 266 में कवर होता है। दिस फंड इज फिल्ड बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, लोन्स टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है। ये सारा पैसा इसमें जाता है। रिटर्निंग ऑफ लोन्स, इंटरेस्ट ऑफ लोन्स टू द गवर्नमेंट बाय एनी वन एजेंसी दैट हैज टेकन। तो जो भी इंटरेस्ट और लोन की पेमेंट्स भी आती है वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाती है। ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स हो गए। और जो, इसीलिए जो भी पैसा निकालती है गवर्नमेंट, जो पार्लियामेंट के पास जाती है, वो द गवर्नमेंट नीड्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल टू विथड्रॉ मनी फ्रॉम दिस फंड। ठीक। प्रोविजन 266 क्लॉज 1। हर स्टेट का भी कंसोलिडेटेड फंड होता है सिमिलरली ऐसे, और इसका भी जो ऑडिट है टैग ही करेगी। ठीक है। कंटीजेंसी फंड क्या है? कंटीजेंसी फंड जो इमरजेंसी में यूज होगा, 500 करोड़ पे इसका पर्पस लिमिटेड किया गया है। ठीक। अब इसके ओनरशिप किसके पास है? द सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री होल्ड्स फंड ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। ओरिजिनली ओनरशिप प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो सेक्रेटरी है वो मैनेज करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक। तो अनएक्सपेक्टेड एंड अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर, इसके लिए इसीलिए कंटीजेंसी फंड लिखा हुआ है। ठीक है। 267 वन पे सेंटर का हो गया, 267 क्लॉज 2 पे स्टेट्स का हो गया। ठीक। अब जैसे हमने वो देखा था डिमांड फॉर ग्रांट्स, आर्टिकल 113 में था डिमांड फॉर ग्रांट्स। होता है क्या, कई तरह की डिमांड्स होती हैं।
डिमांड फॉर ग्रांट्स मैंने जैसे बताया कि जो भी आपकी स्कीम्स हैं या फिर जो भी एक्सपेंडिचर है हर मिनिस्ट्री का, उसके लिए पैसा चाहिए होगा। तो वो जो मनी की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए जो बिल प्रेजेंट करते हैं उसी को बोलते हैं डिमांड फॉर ग्रांट्स। ठीक। अब वो कई तरह की हो सकती है। ठीक है, पहली चीज जो जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि इस स्कीम में हमने प्रेजेंट किया कि इतना पैसा लगेगा, कि 7,000 करोड़ जितना है। ठीक। तो वो पहली डिमांड फॉर ग्रांट हो गई। ठीक। अब अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 113 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी प्रपोजल और एस्टिमेट रिक्वेस्टिंग फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड मस्ट बी सबमिटेड टू लोकसभा इन द फॉर्म ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स। इसी फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। तो जब लोकसभा में प्रेजेंट कर रहे हैं डिमांड, तो इट कैन नॉट बी प्रेजेंटेड विदाउट दी अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट की अप्रूवल इसके लिए रिक्वायर्ड होगी। प्रोविजंस ऑफ रेवेन्यू स्पेंडिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ग्रांट्स टू स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी, लोन इन एडवांस, ग्रांट रिक्वेस्ट आर ऑल। तो सारी चीजें, जितना पैसा जिसको जिसको देना है, सब डिमांड फॉर ग्रांट में इंक्लूडेड होता है। अब देखो कई तरह की होती है। ठीक है, डिमांड फॉर ग्रांट। सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या होती है? कि जब आपने पैसा लिया लेकिन उसके बाद पैसा पूरा नहीं पड़ा, ठीक है, तो दोबारा आप एक बिल प्रेजेंट करते हो अंडर आर्टिकल 115 कि वी नीड मोर मनी फॉर द सेम स्कीम। सप्लीमेंट्री और एडिशनल में ये डिफरेंस समझ लेना। सप्लीमेंट्री क्या है? स्कीम पहले हमने बजट में प्रेजेंट की थी, बट उसका जो हमने पैसा पहले स्टार्टिंग में लिया डिमांड टू ग्रांट में, वो पूरा नहीं पड़ा। तो फिर हम बाद में दोबारा आते हैं पार्लियामेंट के पास कि वी नीड मोर मनी फॉर दिस स्कीम, तो इसके लिए हम फिर से वोट कराते हैं, तो वो सप्लीमेंट्री हो जाएगा। एडिशनल ग्रांट कब होगा? जब कोई नई स्कीम हमने प्रेजेंट की है। ठीक है, न्यू सर्विस हैज बीन क्रिएटेड, तो उसके लिए हमें पैसा चाहिए, तो इसलिए एडिशनल स्कीम है, इसलिए एडिशनल ग्रांट है। ओके। एक्सेस ग्रांट क्या होता है? कि जो बजटरी आपने डिफाइन किया था, बजट में इतना ही पैसा लगेगा, उससे ज्यादा पैसा लग जाता है, तो आप उसको अप्रूव करवाते हो बाद में। ठीक है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास जाता है वो, कि वो एक्सेस एक्सपेंडिचर क्यों हुआ, फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो कंफर्म करती है कि हाँ ये एक्सेस जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो रिक्वायर्ड था या नहीं था। उसके बाद ये अप्रूव किया जाता है। ठीक है, तो जरूरत से कम पैसा लगा, तो उसके लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट लेते हैं। जरूरत से ज्यादा पैसा लग गया, तो उसको अप्रूव कराते हैं बाद में, उसे बोलते हैं एक्सेस ग्रांट। ठीक, कोई नई स्कीम में पैसा लगा तो एडिशनल ग्रांट। ठीक है। वोट ऑफ क्रेडिट क्या होता है? अब अगर अर्जेंट जरूरत पड़ जाए, मान लो डिफेंस कोई वॉर वगैरह हो गया, ठीक है, जैसे कोविड के ड्यूरिंग कोविड भी मेडिकल इमरजेंसी हो गई, तो वोट ऑन क्रेडिट होता है, उसे वोट ऑन क्रेडिट कहते हैं। और दी अनफोर्सिंग डिमांड, ये डिमांड फॉर ग्रांट्स होता है। अब चार्ज एक्सपेंडिचर हमने जो देखे थे, जिसके लिए वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, कई कॉन्स्टिट्यूशन में कई आर्टिकल्स में डिफाइंड है। कई इंपॉर्टेंट पर्सन की सैलरीज हैं, इमोलमेंट्स हैं, पेंशन हैं, इवन जो उनकी जो बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी हैं, वो भी चार्ज एक्सपेंडिचर में काउंट होते हैं। चार्ज एक्सपेंडिचर का सिंपली मतलब है कि मैं पार्लियामेंट के पास नहीं जाना है अप्रूवल के लिए। ठीक है, पार्लियामेंट का उसमें रोल नहीं है टू मेंटेन देयर फ्रीडम। ठीक है, अगर आप उसमें, अगर पार्लियामेंट के अप्रूवल के पास पार्लियामेंट के अप्रूवल की अगर रिक्वायरमेंट पड़ी उनकी सैलरीज में, तो उनकी जो इंडिपेंडेंस है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। इसलिए दीज आर चार्ज एक्सपेंडिचर्स, दोज आर नॉन वोटेबल चार्जेस आर कॉल्ड चार्ज एक्सपेंडिचर्स। नो वोटिंग टेक्स प्लेस एंड द अमाउंट विच इज स्पेंट फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये भी कंसोलिडेटेड फंड से जाता है, पब्लिक अकाउंट से नहीं जाता। प्रेसिडेंट का सबको क्लियर है। चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एंड स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, उनके भी सैलरी और अलाउंसेस वो भी चार्ज होते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट जजेस के पेंशंस। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जजेस के सैलरीज, अलाउंसेज एंड पेंशंस। ठीक, हाई कोर्ट जजेस के पेंशंस क्यों है चार्ज एक्सपेंडिचर अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? अब इसमें देखो, हाई कोर्ट जजेस की जो सैलरी होती है वो स्टेट देता है। ठीक है,
तो हाई कोर्ट जजेस की सैलरी भी चार्ज अपॉन ही होगी, बट चार्ज अपॉन दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, नॉट ऑन दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये डिफरेंस याद रखना। सुप्रीम कोर्ट जजेस की सैलरी और पेंशन दोनों चार्ज अपॉन दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, बट हाई कोर्ट जजेस की जो सैलरी है which will be charged upon consolidated fund of state, and the pensions are charged upon consolidated fund of India। ठीक है, कंट्रोलर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की सैलरी, अलाउंस एंड पेंशन, एवरीथिंग। ठीक है, यूपीएससी, इवन यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं और बोर्ड है, उनकी भी सैलरीज, अलाउंसेस एंड पेंशन। साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी होंगे इन सारे ऑफिसर्स के, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एंड यूपीएससी सेंटर वाले, हाई कोर्ट के नहीं, हाई कोर्ट के स्टेट मैनेज करेंगे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ठीक, और जो भी उसमें जो बाकी लोग जो वर्किंग है उनकी पेंशन की जो बात होगी वो भी चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब ये तो हो गया सैलरीज एंड अलाउंसेस। उसके बाद आता है डेट पेमेंट। अब ये चार्ज क्यों होते हैं, नॉन वोटेबल इसलिए होते हैं क्योंकि आपने अगर किसी से लोन लिया है तो उसे वापस करना ही है, पार्लियामेंट हाँ कहे या ना कहे। ठीक है, अब अगर गवर्नमेंट ने गारंटी ली है कि दिस लोन विल बी पेड बैक, देन दे हैव टू पे बैक। इसलिए दीज आर द एक्सपेंसेस चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। दीज एक्सपेंसेस आर नॉन वोटेबल, क्योंकि ये आपकी लाइबिलिटीज हैं और लाइबिलिटीज तो पूरी करनी है। ठीक है, तो दैट चार्जेस फॉर विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लाइबल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, सिंकिंग फंड चार्जेस, रिडेम्पशन चार्जेस, अदर एक्सपेंडिचर, जो भी लोन से रिलेटेड होगा सारी चीजें चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड। अब कोई जजमेंट आई है अगर कोर्ट की, उसके लिए आपको किसी को मान लो आपने किसी की प्रॉपर्टी वगैरह कॉन्फिस्केट कर ली और जजमेंट आती है कि नहीं उसके पैसे वापस करो या नफी करो गवर्नमेंट, तो उसके लिए भी वोटिंग नहीं होगी, वो भी चार्ज अपॉन ही होगा। ठीक है, जो गवर्नमेंट की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी वो चार्ज अपॉन होगी। और अदर देन दैट अगर पार्लियामेंट कुछ और अप्रूव करती है, दैट विल बी चार्ज एक्सपेंडिचर। तो ऑल these चार्ज expenditures आर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, अब अभी हमने देखा था वोट ऑन अकाउंट और इंटरिम बजट। इंटरिम बजट इस बार प्रेजेंट किया गया था। तो इंटरिम बजट क्या, फुल फ्लेज बजट नहीं है, रिसीट एंड एक्सपेंडिचर सारी इसमें दिखाई गई। और बस ये है कि इंटरिम बजट में क्योंकि 2 महीने के लिए जो हमें पैसा चाहिए वो कैसे लेते हैं, वोट ऑन अकाउंट से। तो वोट ऑन अकाउंट से क्या पैसा सिर्फ इंटरिम बजट के लिए लेते हैं, नहीं, वोट ऑन अकाउंट होता ही है नॉर्मल बजट में भी। जब भी हम किसी चीज के लिए ग्रांट्स मांग रहे हैं ना, तो उसमें वोट ऑन अकाउंट ही होता है। वोट ऑन अकाउंट का मतलब ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इट अलाउज द गवर्नमेंट टू मीट एक्सपेंसेस इन द शॉर्ट पीरियड लीडिंग अप टू द इलेक्शन। तो ऐसे ही होता है जब बजट प्रेजेंट करते हैं तो बजट एक दिन में अप्रूव नहीं हो जाता है, उसकी रीडिंग चलती है। ठीक है, तब उसी दिन या उसके अगले दिन वोट ऑन अकाउंट होता है बजट। ठीक है, तो उस पीरियड में जब तक बजट पूरा अप्रूव होगा उस प्रोसेस में, इवन ड्यूरिंग द नॉर्मल 1 साल का बजट भी प्रेजेंट हो रहा है, इवन ड्यूरिंग दैट वोट ऑन अकाउंट होता है। ओके, सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना क्वेश्चन में कि वोट ऑन अकाउंट जो है क्या इंटरनल बजट के ड्यूरिंग ही होता है, नहीं, नॉर्मल बजट भी जब प्रेजेंट करती है तब भी वोट ऑन अकाउंट होता है। ठीक है, द वोट ऑन अकाउंट इज पास्ड एज ए कन्वेंशन विदाउट डिस्कशन एज अपोज टू फुल बजट वेयर बजट इज पास्ड ओनली आफ्टर डिस्कशंस आर हेल्ड। ठीक है, तो फुल बजट जब तक पास होगा तब तक ही जो एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए भी वोट ऑन अकाउंट होता है नॉर्मल बजट में भी। ठीक है, तो ये एक एडवांस में ग्रांट दी जो फंक्शन तब तक जब तक वोटिंग चल रही है तब तक गवर्नमेंट फंक्शन कर सके इसलिए। तो इंटरम बजट में क्या है कि गवर्नमेंट अगर लगता है कि गवर्नमेंट, जैसे मोस्टली इंटरम बजट का प्रेजेंट किया जाता है जब इलेक्शंस आ रहे हो, बट नॉर्मली कभी और भी गवर्नमेंट इंटरिम बजट पेश कर सकती है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इंटरिम बजट तभी प्रेजेंट कर सकते हैं जब वोटिंग होनी हो, ऐसा नहीं। अगर गवर्नमेंट को ये लगता है कि गवर्नमेंट गिरने वाली है विद इन 1 और 2 मंथ, तो भी वो कर सकती है। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन उसमें नहीं है। An interim budget is presented by the government in the parliament. It does not have time to present. Okay, it feels like it does not have time to present the full budget, or if the general elections are around the corner, दोनों केसेस में। ठीक,
अब देखो प्लान एक्सपेंडिचर पढ़ तो रहे हैं, बट ये पास की चीज है। प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ये हुआ करते थे पहले। ठीक है, 2016 में इसको अबॉलिश कर दिया गया था। 2016 में बहुत सी नई चीजें की गई थी। क्या क्या किया गया था? पहले रेलवे बजट और नॉर्मल यूनियन बजट अलग अलग प्रेजेंट किया जाता था, फिर इनको कंबाइन कर दिया गया। ठीक है, पहले एंड ऑफ द लास्ट डे ऑफ फेब प्रेजेंट किया जाता था, फिर उसे फर्स्ट डे कर दिया फेब के। ठीक है, ये चीजें हो गई। प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को भी एबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, ये बस एक क्लासिफिकेशन होता था बजट में कि कुछ चीजें जो है वो प्लान एक्सपेंडिचर का पार्ट होंगी, कुछ चीजें नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का पार्ट होंगी। इनमें डिफरेंस क्या होता था कि प्लान एक्सपेंडिचर इज फोकस्ड ऑन टारगेटेड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज आउटलाइंड इन गवर्नमेंट डेवलपमेंट प्लान। क्या टारगेटेड जो, जैसे कुछ सेक्टर्स हैं जिन्हें टारगेट करती है गवर्नमेंट कि उसके कुछ टारगेट्स हैं उन्हें फुलफिल करना है। एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, पावर्टी, रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ऐसे तो सारे एरियाज हमें लग रहे हैं प्लान है, बट कुछ चीजें होती है नॉन प्लान होती है, जैसे डिफेंस। इफ वॉर हैपेंस तो इट कैन नॉट बी प्लान। ठीक है, इट कैन नॉट बी अ प्लान एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो वो सारे सेक्शन किस में आते थे? नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में। दूज आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्लान डेवलपमेंट एक्टिविटीज। अब जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, रूटीन, जो रोज ऑफिस चलाने के लिए जो चाहिए होता है पैसा। सब्सिडीज वगैरह अगर देनी है, कभी फार्मिंग में हो सकता है कोई साल खराब हो गया तो सब्सिडीज, गवर्नमेंट नई सब्सिडीज प्रेजेंट करेगी तो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर हो जाएगा। इंटरेस्ट पेमेंट भी जो लोन्स के हैं, ठीक है, उसमें कोई भी कुछ नया जनरेट नहीं कर रहे हैं, जो हमारी लाइबिलिटी है उसको पूरा कर रहे हैं, इसलिए इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑफ द लोन्स ये भी नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का पार्ट है। इट डज नॉट एग्जिस्ट नाउ, इट हैज बीन अबॉलिश्ड। 2016 में अबॉलिश किया गया था, 2017-18 के बजट से इसे पूरी तरह से हटा दिया गया। ठीक है, बट फिर भी पास्ट की चीजें हैं, अगर क्वेश्चन आता है तो ये प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में ये डिफरेंस होता है। ठीक, अब आता है मेन चीज की, जब बजट प्रेजेंट करते हैं तो ये इशू बहुत ज्यादा होता है, और ये पूछते हैं फिस्कल डेफिसिट। व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? जब हम जब बजट प्रेजेंट करते हैं तो एक तो होता है कि गवर्नमेंट के पास रिसीट्स हैं। रिसीट्स किस फॉर्म में है? टैक्सेस हैं। ठीक है, नॉन टैक्सेस, नॉन टैक्स कैसे? फीस है, नॉन टैक्स रेवेन्यू डिसइन्वेस्टमेंट्स की अर्निंग्स है। ठीक है, टीएसयूज की जो भी अर्निंग्स है वो सारी नॉन टैक्स रेवेन्यूज में आ जाएगी। ठीक है, पेनल्टीज वगैरह जो भी लगते हैं वो सारी नॉन टैक्स रेवेन्यूज में। उसके बाद कैपिटल रिसीट्स भी आती हैं, कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट किया है गवर्नमेंट ने अगर तो कैपिटल रिसीट्स में भी आ जाएंगे वो सारी चीजें। तो ये सारी क्या होगी? रिसीट्स। एक्सपेंडिचर है बहुत सारी, सारी प्लान्स और स्कीम्स में इन्वेस्ट करती है गवर्नमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो इन्वेस्ट कर रही है गवर्नमेंट वो सारी एक्सपेंडिचर में आ जाती है। ठीक, उसके बाद सब्सिडीज आती है, और सोशल सेक्टर्स हो गए, मोस्टली सोशल सेक्टर्स में गवर्नमेंट की ड्यूटीज होती हैं कि उसमें एक्सपेंड किया। सोशल सेक्टर जैसे हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी एलिविएशन, इन सब के लिए गवर्नमेंट इन्वेस्ट। अब इन दोनों में जो डिफरेंस होता है रिसीट्स में और एक्सपेंडिचर में, यानी कि टोटल रिसीट्स माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, तो वो जो डिफरेंस है वो फिस्कल डेफिसिट होता है। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो अब जो अगर वो डिफरेंस है तो गवर्नमेंट पूरा कैसे करेगी? लोन लेके, डेट लेके। ओके, तो फिस्कल डेफिसिट इज मोस्टली इक्वल टू द डेट दैट गवर्नमेंट इज टेकिंग। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट, क्योंकि वो जितना गैप है वो लोन लेके फुलफिल करेगी, इसलिए फिस्कल डेफिसिट को कहा जाता है कि मिनिमाइज किया जाए। ओके, तो फिर a shortcoming in the income of a government as compared to its spendings, it is the difference between total income of the government and total expenditure। ठीक, तो फिस्कल डेफिसिट क्या हो गया? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स। अब इनमें क्या है? टोटल, जब रेवेन्यूज, रेवेन्यूज क्या आते हैं? टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यूज हो गए। ठीक, नॉन टैक्स मैंने बताया क्या क्या चीजें हो सकती है। नॉन टैक्स, टैक्स तो सीधा है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दो तरह के हो गए। ठीक है, उस वो टैक्स हो गए। नॉन टैक्स में जो भी बाकी चीजों से जो आ रहे हैं, फीस और इन सारी चीजों से, वो नॉन टैक्स रेवेन्यूज हो गए। तो उनके बीच का जो डेफिसिट है वो है रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, अब इसमें से रेवेन्यू डेफिसिट से हम उसे माइनस नहीं करते हैं, क्योंकि रेवेन्यू में हम
लोन को काउंट नहीं करते हैं, बोरोइंग्स को। ठीक है, तो फिजिकल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट में यही डिफरेंसेस आएंगे। ठीक, क्योंकि हम रेवेन्यू डेफिसिट में एक तरह से देखा जाए तो जो लोन है वो भी तो रिसीट्स हैं, बट रेवेन्यू रिसीट्स में हम जो बोरोइंग्स हैं उनको काउंट नहीं करते। ठीक है, तो रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल टू टोटल रेवेन्यू रिसीट्स माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है? डेट टू जीडीपी रेशियो सिंपल, जितना आपने डेट ले रखा है और आपका जीडीपी है उसी का रेशियो, सिंपल टर्म जो लिखा हुआ वही है। अब मोस्टली ऐसा लग रहा होगा कि डेट टू जीडीपी रेशियो है कम ही होगा, बट बहुत हाई जाता है। लास्ट कोविड ईयर्स में 82% था डेट टू जीडीपी रेशियो। ठीक है, तो अभी नंबर्स आए तो ये मत सोचना कि जो छोटा नंबर होगा वो डेट टू जीडीपी रेशियो होगा, बड़ा नंबर डेट टू जीडीपी रेशियो होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, आंसर करने में आसानी होगी। अब उसके लिए अब यही फिजिकल डेफिसिट को, क्योंकि पहले गवर्नमेंट थोड़ी रिस्पॉन्सिबल कम थी, फिजिकल डेफिसिट बढ़ता जाता था, तो फिजिकल डेफिसिट इसलिए फिर 2003 में फिर FRBM एक्ट लाएगा, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट या फ्रेमवर्क। ठीक है, एक्ट, फ्रेमवर्क एक्ट भी बोलते हैं इसको, 2003 में। अब इसका क्या था कि जो डेट टू जीडीपी रेशियो है उसको 60% तक लिमिट करने का टारगेट है। ठीक, अब ये टारगेट अभी के लिए, रीसेंट टारगेट जो है इसके 2024-25। अब इसमें क्या है कि एक तो गवर्नमेंट ने अपने सेट किए थे फिजिकल डेफिसिट के टारगेट्स भी एफआरबीएम में डेट टू जीडीपी रेशियो के भी टारगेट्स हैं। ठीक, अब फिजिकल डेफिसिट और ये रिक्वायरमेंट क्यों होती है फिजिकल डेफिसिट में ना, कभी कभी ये भी आता है, एक टर्म होता है फिजिकल कंसोलिडेशन। ठीक है, फिजिकल कंसोलिडेशन क्या होता है? ये जो डेफिसिट को कम करना या बढ़ाना, इसका जो प्रोसेस होता है, कम करना है बढ़ाना कैसे? फिजिकल डेफिसिट अगर चल रहा है, कंसोलिडेशन कैसे करेंगे? डिसइन्वेस्टमेंट जैसे करते हैं। अभी डेफिसिट बढ़ रहा था तो हम डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे थे, डिसइन्वेस्टमेंट की जो प्रोसीडिंग्स है उसको हम इसमें काउंट करते थे अपनी रिसीट्स में, तो उससे जो डेफिसिट है वो कम काउंट होगा। ठीक है, तो वो जो प्रोसेस है डेफिसिट को कम करने का, उसे फिजिकल कंसोलिडेशन कहते हैं। ठीक, द तो अभी का जो टारगेट है वो क्या है? FRBM की जो रिसेंट रिव्यू कमेटी का जो टारगेट है वो है 60% ऑफ डेट टू जीडीपी रेशियो। यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट की बात नहीं हो रही, डेट टू जीडीपी रेशियो की बात हो रही। 50% कैसे? 40% सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का 20%, इन दोनों को मिला के 60% डेट टू जीडीपी रेशियो ही, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उससे ज्यादा अगर होगा तो ये रिव्यू कमेटी FRBM एक्ट के अंदर उनको आंसरेबल होंगी, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, तो ये बजट से रिलेटेड टर्म्स थी। ठीक है, अब इसमें स्टेट गवर्नमेंट वाला थोड़ा बात है, उसमें फाइनेंस कमीशन और उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, इसलिए आज इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, अब इन सब चीजों से जो हमने पढ़े उससे कुछ क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करें। ठीक है, पुराना क्वेश्चन है, जैसे मैंने बताया प्लान और नॉन प्लान अबॉलिश हो चुका है, इसलिए थोड़ा रेलिवेंट नहीं है, पर फिर भी देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू यूनियन बजट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कवर्ड अंडर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर? नॉन प्लान, ठीक है, मोस्टली की वो रेवेन्यू जनरेट नहीं करे, कंटीजेंसी से आगे डिफेंस एक्सपेंडिचर। दूसरा क्या है? इंटरेस्ट पेमेंट्स। इंटरेस्ट पेमेंट्स अभी हमने देखे थे, किसमें था? नॉन प्लान में। सब्सिडीज, ठीक है, सब्सिडीज भी, सैलरीज एंड पेंशंस, डिफेंस। तो अभी देखो ये सारे जो है, ये कोई भी नया कुछ जनरेट नहीं कर रहा, कुछ एसेट जनरेट नहीं कर रहा। ठीक है, तो नॉन प्लान में जो भी कुछ नया एसेट जनरेट नहीं कर रहा है वो चीजें नॉन प्लान है। डिफेंस एक्सपेंडिचर नॉट जनरेटिंग एनी न्यू एसेट, interest payments not generating any new assets, salaries and pensions, subsidies not generating any new assets. So 1, 2, 3, and 4 all are non-plan expenditures. There has been a persistent deficit budget
year after year, which action of the following can be taken by the government to reduce the deficit? डेफिसिट कम करना है हमें, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है कि जब हमारा एक्सपेंडिचर हमारे रेवेन्यू से ज्यादा है, ठीक है, तब होता है डेफिसिट। तो हमें रिसीट जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। तो रिसीट कैसे बढ़ेगी? रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कम कर रहे हैं किसी भी तरह का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक। इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम्स। नया पैसा लगाएंगे तो पैसा जाएगा ना, और पैसा चाहिए होगा, तो नहीं होगा। रैशनलाइजिंग सब्सिडीज, ठीक। चौथा, रिड्यूसिंग इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी से डेफिसिट का कोई रिलेशन नहीं। इंपोर्ट करने पे तो पैसा और देना ही पड़ता है बाहर, ठीक है, तो पैसा और लगेगा, ठीक है। कुछ भी चीज़ हम अगर हम खरीद रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस करने के बाद और टैक्सेस और कम हो रहे हैं हमारे पास। इंपोर्ट ड्यूटी भी तो एक तरह का टैक्स है, रिसीट कम हो रहा है, ऊपर से हम खर्च भी कर रहे हैं, ठीक है। तो दो चीजें, 1 एंड 3, 1 एंड 3 लेंगे तो हमारी जो डेफिसिट है उसमें थोड़ी कमी होगी। इन द कंटेक्स्ट ऑफ गवर्नेंस कंसीडर द फॉलोइंग, विच ऑफ द अबव कैन बी यूज्ड एज मेजर्स टू कंट्रोल द फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। इन इंडिया की बात करें कि कौन सा मेजर ले सकते हैं। एनकरेजिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब देखो, इसमें भी वही वाला डिलेमा है, ठीक है। कौन सा वाला? ऑप्शन डिलेमा। इसे ऑप्शन डिलेमा बोलते हैं। इसे आप जब हम पढ़ेंगे, सेलिंग अपलोडिंग द शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। फिजिकल डेफिसिट कम करने के लिए हम डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं, चार तो सही होगा, ठीक है। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के हम शेयर्स बेच रहे हैं तो हमारे पास पैसा आएगा, फिजिकल डेफिसिट कम होगा, ठीक। डाउन साइजिंग ब्यूरोक्रेसी, यानी सैलरीज कम पे करनी पड़ेगी हमें, ठीक है, हमारा एक्सपेंडिचर कम होगा। प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यानी एजुकेशन सेक्टर का जो एक्सपेंडिचर था गवर्नमेंट का वो कम हुआ, प्राइवेटाइज कर दिया, ठीक है। एक कॉलेज कम चलाना है तो वो पैसा बचेगा, ठीक। ये तीन तो हो गए, पर 1, 2 एंड 3 ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। जैसे 1, 2 नहीं, 2, 3 एंड 4 ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो एनकरेजिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, मतलब 1, 2, 3 को इसमें भी लग रहा है, हमें पहला वाला ऑप्शन भी लग रहा है कि एफडीआई आएगा तो पैसा आएगा, है ना, ये भी लग रहा है। बट फिजिकल डेफिसिट की जब बात होती है, फिजिकल डेफिसिट यानी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म में ये वो सब होगा, अभी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की बात होगी। लॉन्ग टर्म में होगा कि एफडीआई जब इन्वेस्ट करेगा तो गवर्नमेंट के पास नए सोर्सेज ऑफ टैक्सेशन होगा, ठीक है। नई इंडस्ट्री लगेगी तो टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेस और टैक्सेस, कॉर्पोरेशन टैक्स, ये सारी चीजें करके गवर्नमेंट के पास टैक्स का थोड़ा पैसा बढ़ेगा। बट शॉर्ट टर्म में ये नहीं होगा, इसलिए कभी कभी जो ऑप्शंस में होता है वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के चक्कर में ऑप्शंस में नहीं देते हैं, इसलिए ऑप्शन में 1, 2, 3 एंड 4 कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे पास कौन सा बचा दूसरा अप्रोप्रिएट ऑप्शन? 2, 3 एंड 4, ठीक है। 2, 3 एंड 4 तो डेफिनेटली है, तो इसलिए इसका आंसर होगा बी। तो ये भी एक ऑप्शनल डिलेमा वाला क्वेश्चन था। हम्म। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन इंडिया बजट डेफिसिट इज द मेन पैरामीटर टू गॉज गवर्नमेंट फाइनेंसेस। फिस्कल डेफिसिट इज टोटल एक्सपेंडिचर लेस नॉन डेट क्रिएटिंग रिसीट्स। फिस्कल डेफिसिट की भी हमने डेफिनेशन देखी, यही था, नॉन डेट। नॉन डेट नहीं, फिस्कल डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, किसी भी तरह की रिसीट्स फिस्कल डेफिसिट की बात है, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट में टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, ये हो गया। अब पहला क्या है, पहली स्टेटमेंट, इन इंडिया बजट डेफिसिट इज द मेन पैरामीटर टू गॉज गवर्नमेंट फाइनेंसेस। नहीं, बजट डेफिसिट की बात नहीं करते हैं हम हमेशा,
फिजिकल डेफिसिट में ही दी। जब फिजिकल डेफिसिट की बात होती है तब हमें पता चलता है कितना हमें लोन लेने की जरूरत है। ठीक है। तो मेन पैरामीटर जो भी एफआरबीएम एक्ट का जो मेन पैरामीटर है वो फिजिकल डेफिसिट है। ठीक है, तो एफआरबीएम एक्ट से भी आता है, तो इसमें हो जाएगा टू ओनली। हम्म। अभी ये टॉपिक देखा था। सर, हाँ। सेकंड वाले में तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू नहीं होगा? टोटल रिसीट्स है, रिसीट्स। फिजिकल डेफिसिट में क्या है? अच्छा। टोटल रिसीट्स जो भी नॉन डेट रेट, तभी तो हम डिसाइड करें फिजिकल करेक्ट डेफिसिट। करेक्ट। कितना लोन लेने को कैसे डिसाइड करेंगे जब ठीक है। डेट भी काउंट कर लेंगे। यस सर। ठीक है, तो टू ओनली। हाँ, अभी ये हमने देखा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वोट ऑन अकाउंट एंड इंटरिम बजट। Provision of a vote on account is used by a regular government, while an interim budget is provision used by caretaker government. अभी मैंने बोला था उसमें वोट ऑन अकाउंट दोनों गवर्नमेंट यूज कर सकती है। ठीक है, जब इंटरिम बजट भी प्रेजेंट करते हैं तो वोट ऑन अकाउंट करते ही हैं। ठीक है, तो केयर टेकर गवर्नमेंट भी कह सकते हैं इंटरिम जो बजट होगा केयर टेकर गवर्नमेंट एक तरह से इंटरिम बजट प्रेजेंट करती है, बट उसमें भी वोट ऑन अकाउंट होता है। ठीक, तो वोट ऑन अकाउंट दोनों के लिए अवेलेबल। Vote on account only deals with the expenditure in the government's budget, while an interim budget includes both expenditure and receipts. ठीक, तो वोट ऑन अकाउंट किस लिए होता है? पैसे। वोट ऑन अकाउंट क्या बता रहे मैंने, सिर्फ पैसे लेते हैं वोट ऑन अकाउंट के थ्रू। शॉर्ट टर्म जो हमें पैसे चाहिए एक्सपेंडिचर के लिए, उसके लिए वोट ऑन अकाउंट प्रेजेंट करते हैं। और इंटरिम बजट बजट की तरह होता है, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, दोनों चीज उसमें प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो दोनों डिफरेंट चीजें हैं, क्योंकि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंटरिम बजट में वोट ऑन अकाउंट करते हैं, वोट ऑन अकाउंट क्योंकि हमें शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए। ठीक? तो इसलिए थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाता है वोट ऑन अकाउंट। जब इंटरिम बजट हम सुनते हैं तो वोट ऑन अकाउंट ज्यादा सुनते हैं, इसलिए हमें लगता है कि इंटरिम बजट में ही वोट ऑन अकाउंट होता है, नॉर्मल बजट में नहीं। तो ये कंफ्यूजन थोड़ा माइंड से दूर रखना। नॉर्मल बजट में भी वोट ऑन अकाउंट होता है, जब तक बजट डिस्कस हो रहा होता है तब तक एक्सपेंडिचर भी वोट ऑन अकाउंट के थ्रू जो एक्सपेंडिचर है वो कवर किया जाए। ठीक है। अब तो ये बीच में आ गया रेवेन्यू रिसीट्स, ये सब कुछ चीजें हैं। इनमें से टैक्सेस तो देखो, कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कस्टम्स, जीएसटी, ये सारे रेवेन्यू रिसीट्स में। प्लस ये जो चीजें हैं ये माइनस, ये जो कंटीजेंसी फंड में जाना है वो माइनस कर दो, और जो स्टेट का शेयर है वो माइनस कर दो। सेंटर की बात हो रही है रेवेन्यू में क्या क्या आएगा, तो सारे टैक्सेस, यूनियन टेरिटरीज के भी टैक्सेस जो है सेंटर के पास आते हैं। ठीक है, और स्टेट को जो भी शेयर देना है वो माइनस कर देंगे। तो ये हो गया सेंटर का नेट टैक्स रेवेन्यू, रेवेन्यू की रिसीट की बात है। ठीक है, नॉन टैक्स रेवेन्यू में ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। इंटरेस्ट की रिसीट्स, गवर्नमेंट ने भी लोन्स दिए होंगे, स्टेट्स को भी दिए होंगे जो लोन्स। ठीक है, या दूसरी कंट्रीज को भी गवर्नमेंट देती है। ठीक है, हमसे भी छोटी कंट्रीज है, हम भी बड़ी देश है, तो हम भी दे देते हैं लोन। ठीक है, तो उसकी जो इंटरेस्ट पेमेंट्स, इंटरेस्ट रिसीट्स होंगी, डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ दी पीएसयू जो भी होंगी वो भी रेवेन्यू रिसीट्स में आती है, नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गए, रिसीट्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज हो गए। तो टोटल रेवेन्यू हो गए टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। कैपिटल रिसीट्स में क्या आ गया? नॉन डेट रिसीट्स। अब इसमें क्या, रिकवरीज ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, और उसमें क्या है, सिर्फ इंटरेस्ट है। ठीक है, रेवेन्यू में क्या है, सिर्फ इंटरेस्ट आ रहा है, कैपिटल रिसीट्स में लोन आ रहा है वापस। ठीक है, तो ये डिफरेंस याद रखो। ठीक, तो ये हो गया कैपिटल रिसीट्स में। और बाकी जो डेट, जितना भी लोन हम लेते हैं वो भी कैपिटल रिसीट्स का पार्ट होगा। ठीक है, मार्केट से ले रहे हैं, ट्रेजरी बिल्स ले रहे हैं, जो भी सारा लोन्स ले रहे हैं। ठीक, और स्मॉल सेविंग्स अकाउंट जो भी खुलते हैं,
तो स्टेट प्रोविडेंट फंड, जो क्योंकि ये सारे प्रोविडेंट फंड क्या है, बाद में वापस करने तो एक डेट की तरह ही है गवर्नमेंट के पास। प्रोविडेंट फंड में क्या होता है, वो आपकी सैलरी से फंड कटता है, पीएफ अकाउंट में कटता है। तो एक तरह से गवर्नमेंट के तो लोन है, गवर्नमेंट उसे यूज कर सकती है, बट विद इंटरेस्ट आपको फ्यूचर में पे करती है प्रोविडेंट फंड का अमाउंट, या पेंशन के थ्रू। ठीक है, तो भी जो डेट है वो कैपिटल रिसीट्स में आता है। ठीक। अब ये क्वेश्चंस कि, हाँ, ये रहेगा, इन इंडिया द सेंट्रल बैंक फंक्शन एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, यूजुअली रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई, ठीक है। आरबीआई इज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट टू बैंक्स। ठीक, सिंपल। लेंडिंग टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज व्हेन दे फेल टू बोरो फ्रॉम अदर सोर्सेज, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक्स हैविंग ए टेम्परेरी क्राइसिस। ठीक है, तो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट जब बोलते हैं, तो जब बैंक्स को टेम्परेरी लिक्विडिटी क्राइसिस होती है, तब बैंक्स जो है आरबीआई के पास आ सकते हैं। ठीक है, एलएएफ और एलएसएल, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये सारी चीजें जो होती हैं उसके थ्रू जब वो लेंड करते हैं बैंक्स को। ठीक है, ओवरनाइट मनी मार्केट में गवर्नमेंट के बजटीय डेफिसिट को फाइनेंशियल लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट नहीं। हम्म। अब अगर इकोनॉमिक रिसेशन है, ठीक है, विच ऑन द फॉलोइंग स्टेप्स इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ एन इकोनॉमिक रिसेशन? कट इन टैक्सेस accompanied by increase in interest rate। इकोनॉमिक, अब ये दोनों चीजें एक साथ नहीं होंगी। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं करें रिसेशन के टाइम पे, ठीक है, और हमें रिसेशन के टाइम ग्रोथ बढ़ानी है, इंटरेस्ट रेट क्यों करें? इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स, ये सही, सही लग रहा है, कैसे बेटर कुछ लगता है? देखो, ऑप्शंस में कभी कभी होता है कुछ बेटर लग जाता है। इंक्रीज इन टैक्स रेट्स अकम्पनीड बाय रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। अब रिसेशन में टैक्स बढ़ाएंगे, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स को मिक्स करके कुछ अच्छा सा लिख सकते थे, बट इन्होंने एक चीज अच्छी और एक चीज खराब लिखी, ठीक, कंफ्यूज करने के लिए। तो ये टैक्स रेट्स को बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे रिसेशन के टाइम, इसलिए ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर्स ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट, तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन इज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक प्रोजेक्ट्स। The effect of devaluation of currency is that it necessarily वर्ड पे ध्यान, ठीक है, improves the competitiveness of the domestic exports in the foreign market। ये तो होता ही होता है necessarily। increases the foreign value, तो डिक्रीज करता है devaluation, ठीक है, तो improves the trade balance, ये कोई जरूरी नहीं है ट्रेड बैलेंस इंप्रूव कर दे। आपने डिवैल्यू कर दिया, क्या पता आपके फिर भी इतना एक्सपोर्ट्स और वो नहीं हो रहे हैं, तो ये नेसेसरली नहीं, हो सकता है बट नॉट नेसेसरली, इसीलिए मैंने कहा नेसेसरली पे फोकस करना है। ठीक है, नेसेसरली पे फोकस क्यों करना था, क्योंकि टू एलिमिनेट हो रहा था और वन एंड थ्री कोई ऑप्शन नहीं था। ठीक, तो वन एंड थ्री अगर होता, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो सकता था ट्रेड बैलेंस में, जब आपके अगर एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव हो गए हैं तो ट्रेड बैलेंस में हो सकता है इंप्रूवमेंट लॉन्ग टर्म में हो जाए। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन रीडिंग टेक्निक्स पे थोड़ा ध्यान रखें, फोकस करके अगर आप पढ़ेंगे तो बेटर आंसर कर सकते हैं यूपीएससी के क्वेश्चन। ठीक है, नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स के जो टेस्ट सीरीज होते हैं उनमें इतना दिमाग नहीं लगाएंगे। Which one of the following is likely to be one of the most inflationary in its effect? इनमें से किसमें से इन्फ्लेशन होगा? ठीक है, रीपेमेंट ऑफ, अब इसमें देखो, इज लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट, ठीक है, मोस्ट इन्फ्लेशनरी, तो चारों स्टेटमेंट्स हो सकता है कि चारों ही इन्फ्लेशन क्रिएट कर रही हो, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट इसमें से क्या कहा है इन्होंने कि मोस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन जब एनालाइज करेंगे तो मोस्ट पे फोकस करेंगे। रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, पब्लिक डेट पेमेंट से इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा। क्यों? पब्लिक डेट पे करने से नहीं बढ़ेगा, या आगे वो ट्रांसफर होता है या नहीं होता है, ये नहीं, इसकी कोई
वो नहीं है स्कीम में, ठीक है। दूसरे ऑप्शन देख, बोरोविंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस बजट डेफिसिट। बोरोविंग में तो आपने पैसा और ले लिया, ठीक है। बोरोविंग फ्रॉम द बैंक्स टू फाइनेंस बजट डेफिसिट, ये भी जब भी आप बोरो कर रहे हैं वहां से पैसा निकाल रहे हैं। क्रिएशन ऑफ न्यू मनी, उसमें मैंने बताया था, अगर मनी प्रिंट करते हैं जब जब, उसके बदले कोई एसेट क्रिएट नहीं होता है, सबसे ज्यादा इन्फ्लेशनरी प्रेशर तब आता है इकोनॉमी में, ठीक है। तो ये ऑप्शन जहां भी आता है सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन यही क्रिएट होता है, प्रिंटिंग ऑफ न्यू मनी, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी विदाउट एनी बेसिस, विदाउट एनी एसेट क्रिएशन, ठीक है। तो क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस का बजट डेफिसिट सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन प्रेशर क्रिएट करेगा एक इकोनॉमी का, ठीक। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, ठीक। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पर फोकस करना, पब्लिक इन्वेस्टमेंट। फिक्सिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ ऑल क्रॉप्स, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक तरह की लीनियंसी है या फिर सपोर्ट है, इन्वेस्टमेंट नहीं। इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की यहाँ कुछ उसमें कुछ एसेट क्रिएट हो रहा हो कुछ, ठीक है। एसेट क्रिएशन की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट का मतलब कुछ ऐसा एसेट क्रिएट हो रहा हो या फ्यूचर उसकी ग्रोथ के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स करने का मतलब यही है कि ठीक है, आपको लॉस नहीं होगा, आपकी जो क्रॉप्स है उनकी मिनिमम इतना पैसा मिलेगा, ठीक है। तो वन, कुछ एसेट क्रिएट नहीं कर रहा। कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, अब इसमें क्या है, लोन्स, ठीक है। एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी कंप्यूटराइजेशन मतलब सिंपल मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। तो जब एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज क्या करेंगी, एग्रीकल्चर के लिए लोन प्रोवाइड करती हैं, जो कि ग्रोथ में हेल्पफुल होता है। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, ठीक है, इस वे में सोचना है, ठीक। थर्ड ऑप्शन में सोचो, सोशल कैपिटल डेवलपमेंट। सोशल कैपिटल डेवलपमेंट क्या होगा, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। ओपिनियन दो चलो आप, अच्छा अपने अपने, फिर देखते हैं। सर इसमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल, सोशल और कैपिटल डेवलपमेंट। किसान केंद्र जो होते हैं हमारे, क्या कहते हैं सही, उसको। सिंपल एजुकेशन स्किलिंग, ठीक है। हम्म, सोशल कैपिटल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, स्किल विमेन कर सकते फार्मर्स को भी। हैं, स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, एम्पावरमेंट है, ठीक है। सोशल कैपिटल सारे सबका इंक्लूजन कर सकते हैं, एजुकेशन है, स्किल डेवलपमेंट है, तो क्या होगा, ग्रोथ, एग्रीकल्चर भी, फर्दर ग्रोथ, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये सारा क्या, पब्लिक इन्वेस्टमेंट है एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर। सोशल कैपिटल कैन बी considered as public investment in agriculture. फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू फार्मर्स, नो। सब्सिडी है, सब्सिडी है, ठीक है। वेवर ऑफ एग्रीकल्चर लोन्स, नो। सब्सिडी है, सब्सिडी को सबसे हटा दें। सेटिंग अप ऑफ द कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज बाय द, ये होगा। ठीक, यानी कि आप उन्हें नई क्रॉप्स कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज आपके पास दे रहे हो, तो ग्रोथ में हेल्प करो, ठीक। तो ये सारे कौन कौन से हो गए, हमने देखे, कंप्यूटराइजेशन, सोशल कैपिटल, एंड सिक्स, टू थ्री कोल्ड सिक्स, स्टोरेज। टू थ्री एंड सिक्स, सी। In the context of Indian economy, non-financial debt includes which of the following? Non-financial debts, non-financial debts का क्या है?
तो ठीक जिससे है। कोई एसेट ना क्रिएट हो, वही सेम चीज। हाँ बस वही चीज़। ठीक है। तो इन तीनों में कोई एसेट, हाउसिंग लोन्स ओल्ड बाय हाउस होल्ड, तो एसेट है। एक इसमें तो हाउस बन रहा है, एसेट क्रिएट हो रहा है जब अच्छा, हम फैसिलिटी। अपने लिए ही तो बना रहे हैं, हाँ किसी अपने से। लिए। ठीक है। इसलिए एसेट्स का मतलब यही होता है फर्दर ग्रोथ के लिए। ठीक है। क्रेडिट कार्ड्स क्या होते हैं, डे टू डे रिक्वायरमेंट्स के लिए यूज करते हैं। ट्रेजरी बिल्स शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस को कवर करने के लिए होते हैं। ठीक है। ट्रेजरी बिल्स, तो ये तीनों क्या हो गए, नॉन फाइनेंशियल नॉन डेट। फाइनेंशियल डेट। जो इंडस्ट्रियल लोन्स होते हैं वो फाइनेंशियल डेट में आते हैं। कमर्शियल लोन नॉर्मली जो होते हैं वो, कमर्शियल लोन मतलब प्राइवेट लोन, जैसे प्राइवेट कार वगैरह खरीद रहे हैं, वो भी नॉन फाइनेंशियल डेट। अच्छा, कमर्शियल लोन मतलब? कमर्शियल लोन कम, जैसे हाँ, ये हाउसिंग लोन की कैटेगरी हुई। कमर्शियल लोन में आप अपनी जैसे दिवाली के लिए ले लिए कि एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है, नई कार खरीद रहे हो, प्राइवेट कार, ओके। ठीक, वो खरीद लिए, तो वो भी नॉन फाइनेंशियल डेट में है। ठीक है। मोस्टली क्या होता है, इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए जो लोन दिए जाते हैं वो फाइनेंशियल डेट्स में आते हैं। If another global financial crisis happens in the near future, which of the following actions policies are most likely to give some immunity to India? ठीक। इस क्वेश्चन को समझना है कि अगर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस होती है और हमें इम्यूनिटी चाहिए, इसका मतलब कि हमारा लिंक कम से कम होना चाहिए। हम्म। हाँ, उनसे अगर हमारा आउटर वर्ल्ड से लिंक कम से कम है तो उनकी जो क्राइसिस है उनका इम्पैक्ट हम पे नहीं होगा। कम तो हो उनसे कैसे जाएगा, कम, हाँ। नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन। ठीक है। शॉर्ट टर्म फॉरेन बॉरिंग्स का मतलब ये, जैसे क्राइसिस तुरंत हो पैसा वापस मांगेंगे तो उनकी क्राइसिस का इफेक्ट जो हम पे पड़ेगा। तो अगर हम उस पर डिपेंडेंट है तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो विच ऑफ दी फॉलोइंग पॉलिसीज, तो ये पॉलिसी नॉट डिपेंडिंग, ओपनिंग अप टू मोर फॉरेन बैंक्स, नई फॉरेन करेक्ट। बैंक जैसी क्राइसिस होगी बढ़ जाएंगे। करेक्ट। ठीक। मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी मतलब हम तो पूरा ही लिंक है हमसे, जो क्राइसिस वहाँ होगी वो क्राइसिस हमारे यहाँ भी होगी और मल्टीप्लाई होगी। ठीक है। ओनली वन। यानी कि वन ओनली। फॉरेन बोरोइंग्स। नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन लोन। शॉर्ट लॉन्ग, अब ये होगी लॉन्ग टर्म में क्यों डिपेंड करें, क्योंकि जब लोन ले रहा है तो लॉन्ग टर्म में ऑब्लिगेशन होता है कि भैया अगर 10 साल का है तो 10 साल में ही मांगोगे, ऐसा नहीं कि कल ही आ गया। शॉर्ट टर्म में ये होता है कि ऑब्लिगेशन अभी तुरंत है ना, क्राइसिस जैसी हुई तो तुरंत हम मांगने आ जाएंगे। ठीक है। तो ऑब्लिगेशन की बात है, हर चीज जब भी फॉरेन एंटिटी से किसी से भी लोन लिया जाता है तो एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, डेट इंस्ट्रूमेंट साइन होते हैं। ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन का मतलब ही यही है कि हम 5 साल बाद 10 साल बाद देंगे, इसीलिए इसमें शॉर्ट टर्म लिखा हुआ है। शॉर्ट टर्म में तो ये है कि क्राइसिस हुई तुरंत वो आ सकते हैं क्योंकि एग्रीमेंट में है। शॉर्ट टर्म के ही लोन है, 6 महीने के, साल भर के, तो क्राइसिस के टाइम हमारे पास आएंगे तो हमें भी देना पड़ेगा, तो ऐसे तो हमारे पास भी क्राइसिस उनके चक्कर में हमारे पास ट्रांसफर। ठीक है। तो अगर लॉन्ग इसलिए टर्म होता तो फिर? लॉन्ग टर्म का शॉर्ट हमारे पे इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमने कहा वही होता है, हमारे पास एग्रीमेंट्स होते हैं। लॉन्ग टर्म लोन का मतलब यही है, जब भी आईएमएफ वगैरह वर्ल्ड बैंक दे रहे हैं तो 10-10 साल के, 20-20 साल के लोन दे रहे हैं ना। तो हम्म। बीच में जब भी क्राइसिस आएगी तो क्राइसिस के टाइम पे वो अपना जो एग्रीमेंट है उसे, एमओयू को वो नहीं कर सकते कि एमओयू के अगेंस्ट आ जाए, हमें कहें कि लोन सारा हमें वापस कर दो। तो क्राइसिस का इम्पैक्ट हमें नहीं पड़ेगा नहीं पड़ेगा लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में, क्योंकि हमें बाद में वापस करना है, हमें अभी तो वापस करना है। अब ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बट इसमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इफ यू विड्रॉ 1 लाख इन कैश फ्रॉम योर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट एट द बैंक, the immediate effect on aggregate money supply in the economy will be to reduce it to 1 lakh, increase it by 1 lakh, increase it by more than 1 lakh, to leave it unchanged. अब इसमें कॉन्सेप्ट सिर्फ सिंपल सा ये है कि जो कैश और डिमांड डिपॉजिट होती है ना, इनको सेम ही माना जाता है।
लिक्विडिटी जो इनकी है सेम बन गई। तो एक तरह से आपने नोमेनक्लेचर चेंज किया है, डिमांड डिपॉजिट का नोमेनक्लेचर कैश हो गया। ठीक है, तो लिक्विडिटी अभी भी मार्केट में उतनी है, इट विल बी अनचेंज। इसमें सिर्फ लिक्विडिटी मेजरमेंट की नोमेनक्लेचर की बात। हाँ, करेंसी क्राइसिस in the context of India, which of the following factors is the contributors to reducing the risk of a currency crisis? Reducing the risk, ठीक है। Foreign currency earnings of India's IT sector. Reducing the risk मतलब हमारे पास फॉरेक्स ज्यादा है, किसकी हेल्प से आएगा? फॉरेन करेंसी क्राइसिस का मतलब ये होता है कि हमारे पास करेंसी खत्म हो गई, फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो रहे हैं। ठीक है, फॉरेन करेंसी अर्निंग्स ऑफ आईटी सेक्टर तो हेल्प करेगी ना। करेक्ट। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का क्या इफेक्ट पड़ना है? कुछ नहीं, करेंसी। रेमिटेंसेस फ्रॉम द इंडियंस अब्रॉड, ये तो होता ही है, ये तो हमने 99 में भी देखे थे, जब हमारा न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद जब हमारा पूरा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिस्क वो लगे थे, रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे यूएस ने, तब भी रेमिटेंसेस की वजह से हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व की कमी नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे एनआरआई जो है पैसे भेजते रहे, तो हमारे फॉरेक्स रिजर्व जो है मेंटेन रहे। तो रेमिटेंसेस जो है आर बिग पार्ट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स। ठीक है, तो करेंसी क्राइसिस को अवॉइड करने में ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सर्विस सेक्टर जो है इंडिया का, स्पेशली आईटी सेक्टर, ठीक है, आईटी सेक्टर पे जो एक्सपोर्ट होता है, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्लस जो भी कॉल सेंटर्स वगैरह होते हैं, ये सारे काफी सारा फॉरेक्स हमारे लिए अर्न करते हैं। ठीक है, तो ये था आज का, हमने बजट पढ़ा, बहुत सारे क्वेश्चंस किए, ठीक है, दिमाग लगाने वाले। और पिछली सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो भी डायरेक्ट दिख रहे थे, काफी पुरानी क्वेश्चन थे, धीरे धीरे यूपीएससी थोड़ी कॉम्प्लिकेट होती जा रही है, बट ठीक है, कोई बात। थोड़ा सा बस यही है कि साइलेंटली और थोड़ा फोकस्ड माइंड से आप पढ़ेंगे। और दूसरा, अगर ऑप्शन ऐसे ही आते हैं तो ऑप्शंस के थ्रू भी एनालाइज करना, तो इन पे जरूर ध्यान रखना। ये जो कीवर्ड्स है ना, मोस्ट लाइकली और ये सारी चीजें, नेसेसरली, क्योंकि ऑप्शंस कई कई बार ऐसे होते हैं कि चारों ही चीजें वो चीज कर रही होंगी, बट क्वेश्चन में लिखा होगा मोस्ट लाइकली, नेसेसरली, इमीडिएटली, ठीक है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग, ये सारे कीवर्ड्स जो होंगे उनको ध्यान रखना, तो उनमें से फिर बेस्ट ऑप्शन तुम्हें चूज करना होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन होगा। आज की क्लास के लिए नहीं, आप डाउट्स अगर कुछ हैं तो बता दो, बाकी फाइनेंस कमीशन की और स्टेट के जो फाइनेंसेस हैं थोड़ा सा, उनको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है। टू डाउट्स। हाँ, टू हम्म डाउट्स। सो बोलो। फर्स्ट वन इज यही वाला, ये जो इंटरिम बजट होता है ये कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ी ना मेंशन है। नहीं, इंटरिम बजट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, इंटरिम बजट बस आउटगोइंग को तो कहते कन्वेंशनल। हैं, का टर्म, टर्म बस, वो तो एक टर्म बन गया है, ऐसा कुछ ठीक है। interim budget। दूसरा डाउट सर, जो आपने ये ग्रांट्स पढ़ाए थे ना, इसमें जो हम्म, शुरू के दो पॉइंट्स थे वो मुझे समझ नहीं आए। 2 पॉइंट्स कि ग्रांट्स हम्म, क्या होते हैं या उसकी हाँ टाइप्स। सर, टाइप्स भी आ गए बट थोड़ा कंफ्यूजन होता है। जैसे आपने हम्म, सप्लीमेंट्री ग्रांट में बताया था कि जब पैसा कम पड़ता है, हम्म। और एक्सेस में जब ज्यादा खर्च होता है, तो सर बात तो वही पड़ी ना। नहीं, कभी कभी क्या होता है, जैसे सप्लीमेंट्री में क्या होता है कि जितना हमें रिक्वायर्ड है, बजट में हम प्रेजेंट करते हैं कि इतना पैसा हमें चाहिए होगा अ, इसके लिए, इस स्कीम के लिए। सप्लीमेंट हम्म। कभी क्या होता है कि उस स्कीम के लिए पैसा कम पड़ गया, ठीक है, तो अच्छा। उस स्कीम का जो पैसा है, तब फिर दोबारा हम पार्लियामेंट में आए, वो स्कीम हमें आगे चलानी है, तो वो स्कीम का हमने पैसा ले लिया पार्लियामेंट से। कभी कभी क्या होता है, पैसा हमने लिया वो ज्यादा ही था, ठीक है, हाँ। ले, लेकिन जितना हमने बजट में जितनी रिक्वायरमेंट थी, बजट में हमने इतना मेंशन किया, बट हम्म। इमीडिएटली पब्लिक अकाउंट से अगर यूज कर लिया, मान लो इमीडिएटली, ठीक। इमीडिएट रिक्वायरमेंट थी, हमने यूज कर लिया, तो हम्म। एक्सेस ग्रांट के लिए फिर हमें बाद में आना पड़ेगा कि ये हमने एक्सेस में यूज कर लिया।
ठीक है, इमीडिएट रिक्वायरमेंट थी। तब क्या होगा, पब्लिक अकाउंट जो कमेटी है वो डायरेक्टली सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं जाएगा, फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो लोकसभा की है वो उसे एनालाइज करेगी, ये जो एक्सेस आपने यूज किया वो सही तरीके से सही किया या नहीं किया। फिर वो कमेटी रिपोर्ट प्रेजेंट करेगी, फिर उस पर वोट होगा। अच्छा, ऐसे। ऐसे एक्सेस ग्रांट। ओके ओके सर, ये तो मुझे पता ही नहीं था। पब्लिक, मैंने बोला पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास जाएगा। अभी समझ आ गया। ठीक है सर। सर बस एक बार वो ग्रांट्स वाली स्लाइड दिखा दीजिए। एक, मैं स्टार्टिंग का भी पूछ लूंगी आपसे। हम्म, हाँ सर, इसका ये 113 वाला पॉइंट, हाँ। मतलब मैं ये इस पॉइंट पे मुझे समझ ही नहीं आया था, ये शुरू के दो पॉइंट जो आपने समझाए थे ना कि ये है क्या। आर्टिकल 113 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बस ये कहता है कि आपको जो भी पैसा चाहिए उसे इन द फॉर्म ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स एक इस तरह से प्रेजेंट करना तो पार्लियामेंट में। ठीक है। ठीक है। तो जिस भी मिनिस्ट्री को जितना पैसा चाहिए होगा वो इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स की, वी नीड अ ग्रांट ऑफ दिस अमाउंट फॉर द पर्पस ऑफ वाटर और एग्रीकल्चर और रेलवेज हम्म। और इसके लिए इतना ग्रांट्स। ठीक। तो बस ठीक है। ये कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन लेवल कि आपको जो भी पैसा चाहिए वो इस तरह से प्रेजेंट करो पार्लियामेंट में इन द ओके, फॉर्म ऑफ ग्रांट्स। तो ये है तो सर बजट का ही पार्ट ना। हाँ, बजट का ही पार्ट, बजट का तो मेन कर पार्ट हुआ ना ये पैसा जितना, तो मेन पार्ट हुआ कि हमें पैसा चाहिए। ठीक है। इसी को जब आगे हम बढ़ाएंगे तो उस प्रोसेस को कहते हैं वोट ऑन अकाउंट। ठीक है। ठीक है। ग्रांट्स का जो, कि हमें वोट ऑन अकाउंट यानी कि शॉर्ट टर्म के पैसे के लिए, कि जब तक आप इन्हीं ग्रांट्स को अप्रूव कर रहे हो तब तक थोड़ा पैसा और दे दो, तब तक हम गवर्नमेंट चला सकें, उसे कह देंगे वोट ऑन ओके, अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट। ठीक है। ठीक है। तो इसीलिए ग्रांट जब भी पैसा मांगने आओगे तो उसे कहेंगे ग्रांट, ग्रांट में सम। ठीक है। ठीक है। ये वो कहते हैं कि ह्यूमिलिटी रखो, बस कॉन्स्टिट्यूशन का यही कहना है, प्लीज ग्रांट मी सम। ये है आर्टिकल। ठीक है सर। ठीक है। ये थैंक यू सर। ठीक है। सर एक डाउट था। हाँ, बोलो। सर वो जो क्वेश्चन था, फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेप्रिएटिंग रिसिट्स, समझ नहीं आया मेरे को। फिस्कल डेफिसिट क्या है? नॉन डेट क्रिएटिंग रिसीट्स मतलब कि कोई भी चीज जो आपके पास आया जो बाद में वापस करना है, जो लोन, अगर मान लो आपने जो बॉन्ड बॉन्ड सेल किए, ठीक है, उसका पैसा है वो भी तो रिसीट्स रिसीट्स में ही है। हम्म। ठीक है। या फिर प्रोविडेंट फंड का पैसा है जो कि हम्म। पेंशन में वापस करना है। ठीक है। तो जो भी डेट क्रिएट कर रहा है कोई भी चीज, तो फिजिकल डेफिसिट में नहीं आएगा क्योंकि फ्यूचर ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है ना। तो हम वही चीजें काउंट करेंगे जो फ्यूचर ऑब्लिगेशन जिन्हें वापस नहीं करना। तभी तो हम काउंट कर पाएंगे कि हमें कितना लोन लेना है जो जरूरतें पूरी करने के लिए। एक्सपेंडिचर जितना हमने एस्टिमेट किया है उसके बदले हमारे पास इतना ही पैसा आया। ठीक है। उसमें अगर हम लोन भी जोड़ देंगे तो लोन तो वापस ही करना है। ठीक है। तो किसी न किसी से कम हो जाएगा ना, किसी, तो इसलिए लोन को हम हटा देते हैं फिजिकल डेफिसिट। इसीलिए वही काउंट करते हैं जो फ्यूचर ऑब्लिगेशन नेट। ना क्रिएट करे। ठीक है सर। नॉन ठीक डेट है। क्रिएटिंग रिस्क। ठीक है। तो और किसी का टेक्स्ट नहीं है। तो फिर आज की क्लास यहीं तक, न कि। सर हाँ, बोलो। इसीलिए उसमें टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू आएगा। इसमें रेवेन्यू रिसीट्स है। हाँ। हाँ। क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब जो नॉन डेट है केवल वही आएगा ना, तो टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों ही आएंगे ना फिर, हाँ, है ना। टैक्स ठीक रेवेन्यू है। और नॉन टैक्स रेवेन्यू, फीस। नॉन टैक्स में फीस वगैरह भी हो गई, ड्राइविंग लाइसेंस की फीस वगैरह जो सारी चीजें होती हैं, ये सारी नॉन टैक्स रेवेन्यू। चलो देन, डन फॉर द नाइट। फिर मिलते हैं थर्सडे को। गुड। गुड नाइट सर, थैंक यू सर। गुड नाइट सर।